बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे कहते हैं सियासत, ज़हानत, लियाकत, महारत और इसके अलावा भी बहुत कुछ जो मौलाना फजल रहमान ने इस्तेमाल की और चुटकी बजाते ही उनकी 2 सीटों की तादाद बढ़ गई। मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया था कि इस हुकूमत का इत्तेहादी नहीं बनेंगे, हुकूमत का साथ नहीं देंगे, क्योंकि बदतरीन बदउनवानी की गई है। इंतखाबात में मौलाना फजल रहमान की तरफ से एहतजाज करने वाली जमातों का साथ देने का ऐलान किया गया। शदीद गुस्से में नज़र आए, हत्ता कि इमरान खान के साथ हाथ मिलाने की भी उन्होंने बात की। जैसे ही मौलाना फजल रहमान साहब का इश्तिहार सामने आया, फौरी तौर पर उनकी 2 सीटों में इजाफा हो गया। दोबारा गिनती हुई, पोस्टल बेल्ट शामिल किए गए। अब्दुल गफूर हैदरी जो NA 261 बलूचिस्तान से हार चुके थे, उनकी जीत का ऐलान कर दिया गया। इसी तरह से मौलाना सैयद समीउल्लाह, वो भी NA 251 से हार चुके थे, उनके पोस्टल बेल्ट शामिल किए गए। तो अख्तर मैंगल से ये भी जीत गए। मौलाना फजल रहमान की सीटों की तादाद 4 से 6 हो गई। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस महारत का, जिस तुंदी का, जिस तेज़ी का मुजाहरा किया, उन्हें पता है कि कौन सी बात कब करनी है, कौन सा इकदाम कब करना है, कौन सा सिलसिला कब शुरू करना है, किसको कौन सी धमकी किस वक्त देनी है। वो सारा कुछ मौलाना फजल रहमान की तरफ से किया गया। कल जुमे के लिए उनकी तरफ से भी एहतजाज की कॉल देने के बारे में कहा जा रहा है। देखते हैं कि ये 2 सीटें मिलने के बाद मौलाना फजल रहमान साहब कॉल देते हैं या नहीं देते। और उधर ये भी हो गया कि जनरल फैज़ हमीद साहब वो पहली बार मैदान में निकले हैं। जनरल फैज़ हमीद की तरफ से कहा गया है कि किस तरह जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी अपना केस खुलवा सकते हैं, क्योंकि उनको बरतरफ किया गया है। ये जवाब लेकर वो अदालत में गए हैं। इनकी अदालत देखते हैं मानती है या नहीं मानती। उधर काजी फैसल साहब, उनकी तरफ से बड़े गुस्से से कहा गया है कि फ़ौज क्या कर रही है, वो अपना काम करे, वो सिर्फ दिफा करे। ये क्या काम है कि ज़मीनें लेकर वहाँ पे प्लाजे बनाए जाएं, वहाँ पे शादी हाल बनाए जाएं। तो किबला काजी साहब, क्या आप भी वही काम कर रहे हैं जो आपका काम है, जो अदालतों का काम है, इंसाफ फराहम करने का काम है, वही काम आप कर रहे हैं। आप भी तो इधर उधर जा रहे हैं, इधर हाथ मार रहे हैं, उधर पाँव मार रहे हैं, कभी किसी फंक्शन में जाके बैठे होते हैं, कभी कौमी असम्बली के अंदर जाके आप तकरीरें कर रहे होते हैं। तो क्या अदलिया का ये काम है? इंसाफ कहाँ पे नज़र आ रहा है? वो सारी दुनिया देख रही है। बाकी जहाँ तक ये तलक है कि फ़ौज की तरफ से उसका काम सिर्फ दिफा करना है, बिल्कुल उसका काम दिफा करना है। 7-8 लाख पाकिस्तान की फ़ौज है और उसने पाकिस्तान की जुग़राफियाई सरहदों की निगहबानी करनी होती है, हिफाजत करनी होती है। तो वो फरीज़ा पाक फ़ौज बड़ी जाँफिशानी के साथ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अदा कर रही है। 7 लाख लोग बैठे हैं, हम वक्त वो जंग के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जंगी महाज पर नहीं होते। तो क्या करें वो, अगर फ़ौज की तरफ से उनको किसी मुस्बत काम के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, काश्तकारी के लिए। हत्ता कि जनरल पीर मुशर्रफ के दौर में तो पाक फ़ौज को बिजली के बिलों की कलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। इससे बदउनवानियाँ ख़त्म करने के लिए, वापडा से उसके लिए फ़ौज को इस्तेमाल किया गया था। और फिर आपका जब कोई हड़ आ जाता है, सैलाब आ जाता है, कोई और आफत आ जाती है, कोरोना आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तूफ़ान आता है, आंधी आती है, सैलाब आता है, तो फ़ौज को इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त की काजी साहब कहा करें कि फ़ौज का काम सिर्फ सरहदों की हिफाजत है। तो बाकी जहाँ तक पाक फ़ौज के कारोबारी अदारों का तलक है, तो हर अदारा ईमानदारी से, दयानतदारी से मुकाबला करके देख लें। बाकी जो आपके निजी अदारे हैं, उनके साथ पाक फ़ौज के अदारों का कि कितनी ज़्यादा, सरकारी अदारों के साथ मुवाजना करके देख लें कि कितनी ज़्यादा शफाफियत है फ़ौजी अदारों में। अगर बेकार जगह पड़ी हुई है, उसके ऊपर प्लाजा बन गया, उसके ऊपर शादी हाल बन गया, उसके ऊपर कोई और चीज़ बन गई है जो अवामी मुफाद में है, जिससे हज़ारों लोग, लाखों लोग उनकी मुलाजमत वाबस्ता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें किसी किस्म का कोई हर्ज है या काजी फैसल साहब को गुस्सा दिखाने की ज़रूरत है। तारक फजल चौधरी साहब को किसी ने पूछ लिया कि जनाब आपका फॉर्म 45 किधर हैं सारे के सारे? उन्होंने कहा मेरे पास सारे नहीं हैं, मेरे पास कुछ हैं, मैं क्या आपको फॉर्म 45 दिखाता फिर हूँ? तो फॉर्म 45 ये सब मिलेंगे कुछ लोगों की ये छेड़ बन गया है, जैसे तारक फजल चौधरी साहब की छेड़ बन गया है। ये मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े लीडरों में शामिल होते हैं, शुमार होते हैं। इलेक्शन हार गए, उसके बाद इनको भी उसी तरह से
जितवा दिया गया। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा कायद मियां नवाज शरीफ साहब जीते हैं, तो जब इनसे पूछा जाता है कि आपके फॉर्म 45 किधर हैं, तो अल्लाह बेहतर जानता किधर हैं। जब तक फॉर्म 45 नए इनके पास नहीं आ जाएंगे और सारे का सारा रिजल्ट जो वोटें हैं उसके मुताबिक नहीं हो जाएंगे, ये किसी को नहीं दिखाएंगे, और जो फॉर्म 45 पहले जारी हो चुके हैं कहेंगे कि ये तो असल वाले नहीं, असल वाले तो हमारे पास हैं, जो बाद में दरअसल बने होंगे। बहरहाल हर कोई अपनी अपनी डफली बजा रहा है, हर कोई अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रहा है, और फॉर्म 45 को लेकर ये किसी के लिए छेड़ बन गई है। छेड़ बन गई मुस्लिम लीग नून वालों के लिए। जब इनसे पूछा जाता है कि आपके फॉर्म 45 किधर हैं, तो वो खामोश हो जाते हैं। खामोश जो नहीं होते वो फिर गले पड़ जाते हैं। तो छेड़ पर ऐसा ही होता है कि मलंग जा रहा है, उसको आप मलंग मलंग कहें तो वो उसकी छेड़ बन जाता है, वो भी आपके गले पड़ जाता है। कोई भी किसी की छेड़ बन जाए तो फिर तारक फजल चौधरी साहब की तरह ही वो गले पड़ता है। कुछ लोगों के लिए ये छेड़ बन गई है और कुछ लोगों की ये चपेट बन गई है। कुछ लोगों को ये चपेट की तरह लगता है फॉर्म 45। आगे चलते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, अपनी गुफ्तगू में कहा है कि पीपल्स पार्टी गलबे में अगर शरीक हो रही है तो फिर इसे मलबे में भी शरीक होना पड़ेगा। गलबे से मतलब उनका यह है कि आप ये कहते हैं कि हमें सदर का ओहदा दे दिया जाए, गवर्नर दे दिया जाए, स्पीकर दे दिया जाए और चेयरमैन सेनेट का ओहदा दे दिया जाए। ये सारे के सारे ओहदे जैसे ही हुकूमत साजी हो जाएगी, जैसे हुकूमत बन जाएगी, उसके कोई 2-3 महीने के अंदर, बल्कि स्पीकर का तो हुकूमत बनने से पहले ही ओहदा सामने आ जाएगा, पता चल जाए कौन स्पीकर बन रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से कहा गया है कि आप आइनी ओहदे तो लेना चाहते हैं, आप गलबे में शामिल होना चाहते हैं, गलबा बल्कि इनको तो हलवा कहना चाहिए कि आप हलवे में शामिल होना चाहते हैं तो फिर मलबे में भी आपको शामिल होना पड़ेगा। इरफान सिद्दीकी साहब उनको कह रहे हैं कि अगर आप ये आइनी ओहदे ले रहे हैं तो फिर आप वजारतें भी लें। क्या कहने, आप उनको वजारतों की पेशकश कर रहे हैं, जबकि वो तो वजारतों के गिर्द घूम रहे हैं, फौरी तौर पर भागे चले आएंगे। अपना भाव तोल बढ़ाने के लिए उनकी तरफ से ये सारा कुछ कहा जा रहा है। बहरहाल इरफान सिद्दीकी ने एक तरफ से ये कहा है कि ये अगर गलबे में शरीक हो रहे हैं तो फिर मलबे में भी इनको शरीक होना पड़ेगा कि हम इनको ज़बरदस्ती वजारतें दे देंगे। उनको क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बल्कि इनको तो 50 के करीब कोई वजारतें चाहिए। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने इनको ये कहा कि आपको मलबे में भी शरीक होना पड़ेगा। तो साथ ही इरफान सिद्दीकी साहब ने इस उम्मीद का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये लोग दुम हिलाते हुए इक़्तिदार की खातिर हमारे पास आ जाएंगे, हमारा साथ देने लग जाएंगे, दुम हिलाते हुए। असल में उनके अल्फाज ये हैं कि पीपल्स पार्टी जल्द ही हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी, वो वजारतें ले लेगी। देखते हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से जिस तरह से उम्मीद का इजहार किया गया है, बल्कि ये उनकी दिली ख्वाहिश है, कितने ज़्यादा पीपल्स पार्टी वाले खुश होंगे कि हम वजारतों में जा रहे हैं और बड़े भार के साथ, बड़े तुम तरा के साथ बड़ा बोझ डाल कर जा रहे हैं, अपने आप को ऊपर भी रख रहे हैं, अपनी टांग भी ऊपर रख रहे हैं और साथ साथ ये भी बावर करवा रहे हैं कि हम तो वजारतों में नहीं आना चाहते। बहरहाल इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से कुछ उम्मीदों का इजहार किया गया है जो उनकी दिली ख्वाहिश है। देखते हैं पीपल्स पार्टी कब हुकूमत का हिस्सा बनती है, बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बनती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत का हिस्सा न बने, क्योंकि मलबा फिर भी मुस्लिम लीग नून के सारी डलना है। इरफान सिद्दीकी साहब जो भी कहते रहे कि हलवे में आप हिस्सेदार हैं तो मलबे में भी हिस्सेदार बने। तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनती है, वजारतें ले लेती है, अपनी मर्ज़ी की वजारतें ले लेती है, जो कि मजबूरी होगी मुस्लिम लीग नून की। तो जो भी जिस तरह से 16 माह की हुकूमत, सारे का सारा मलबा मुस्लिम लीग नून पर पड़ा, इसी तरह से ये हुकूमत पीपल्स पार्टी वजारतों में आती है, कोई और हुकूमत आती है। अब तक तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से यही कहा गया है कि छोटी सी काबीना रखी जाएगी, छोटी सी काबीना और शहबाज शरीफ, ये मुमकिन नहीं है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंतज़ार कीजिए, अभी वक्फा है। अल्लाह हाफिज़।